हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। लगातार आपके टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में, शायद बच्ची नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट की थी, वो बोल रही थी कि जो है उनका नंबर डाल दिया करिए। लेक्चर जैसे आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलती है नंबर डाल दिया करिए। आप बच्चे ध्यान से देखिएगा, सभी लेक्चर में आपको एक डॉट दिखता है ऐसा। ठीक है, और उस डॉट में बच्चे लिखा रहता है 05। ठीक है, 05 का मतलब लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये लेक्चर नंबर शायद 10 है, शायद 10 है, 10 होगा या फिर 11 होगा, है ना, मेरे को इतना याद नहीं है अभी को। ठीक है, तो वो आप देखिएगा। और बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि भैया आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स कम है, आप बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। अरे ठीक है यार, व्यूज सब्सक्राइबर्स ठीक है, हो जाएंगे। अभी मेरे को पढ़ाते हुआ ही कितना टाइम है। और मैं हमेशा एक बात याद रखता हूँ कि जो है एक मतलब लाइन है, पंक्ति है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली जब 100 घड़े पानी के सींचता है पौधों को, जब ऋतु आती है तब फल आते हैं उसमें से। ठीक है, तो उसी के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए प्रतिकृति। क्या बोलते हैं? डीएनए प्रतिकृति। ठीक है, तो डीएनए के बारे में ढेर सारी खोजें अब होने लगी थी। ठीक है, ज्यादा बड़ा लिख गया क्या? इंग्लिश में लिख देते हैं। ओ, इसमें तो आपका लाइट कलर ही चलेगा, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन। जब ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग हुआ, यानी कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उससे सिद्ध हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन ना होकर के क्या है, वो आपकी डीएनए है। ठीक है, आरएनए है। इसके बाद डीएनए और आरएनए में तुलना किया गया कि आखिरकार सबसे अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है या फिर आरएनए है। तब सबसे अच्छा जेनेटिक मटेरियल बताया गया भैया डीएनए है ना। आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ है और डीएनए मोर स्टेबल है। ठीक है, अब वाटसन और क्रिक जो थे ये खाली नहीं बैठे। ठीक है, वाटसन और क्रिक क्या थे, ये खाली नहीं बैठे, फिर ये अपना खोजबीन करना शुरू कर दिए। और फिर बात आती है 1953 की। कब? 1953 यानी कि 1953 में। 1953 में क्या किए, ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने डीएनए के प्रतिकृति के बारे में बताया कि डीएनए कैसे एक डीएनए दो डीएनए बना लेता है। सिंपल सी चीज इन्होंने क्या बताया प्रतिकृति के बारे में, जैसे हमारे पास ये डीएनए है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ओ, कलर कॉम्बिनेशन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हाँ, ये दिख रहा है ना, ये देखिए, जैसे ये अपने पास डीएनए है, इसी डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। ठीक है, ये अपनी तरह दो डीएनए बना लेता है। और प्रतिकृति में क्या बताया गया, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहाँ पे एक चीज समझना, ये दोनों ग्रीन कलर से ये वाला डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए का एक लेयर ग्रीन है, बाकी दूसरा लेयर येलो है। ध्यान से देखना, इसे कहते ध्यान से देखना, समझाने वाली बात आपको बता रहा मैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो एक डीएनए है, ये सिंगल डीएनए है। ठीक है, इसको हमने बोला पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए। और पेरेंट डीएनए से क्या हुआ, डॉटर डीएनए का निर्माण हुआ।
है ना, एक डीएनए से क्या हुआ, दो डीएनए का निर्माण हो गया। यानी कि एक डीएनए जो होता है, जो डुअल हेलिक्स का डीएनए होता है, उसमें रेप्लिकेट करने की, ठीक है, उसमें द्विगुणन करने की क्षमता होती है। लेकिन इन्होंने बताया कि यह द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। क्या होता है, यह द्विगुणन अर्धसंरक्षी प्रकार का होता है। ठीक है, यह जो इसमें जो द्विगुणन होता है वो अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी का मतलब क्या होता है, अब हम इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हेडिंग पड़ी हुई है अपनी। ठीक है, हमने देखा कि जो डीएनए होता है ये कहां पाया गया, ये सेल में पाया गया। सेल में कहां पर पाया गया, सेल में डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। न्यूक्लियस में डीएनए किस फॉर्म में पाया जाता है ये भी आपको पता है। ठीक है, हमें कोशिका विभाजन की स्टेज पता है। ठीक है, MG1SG2 क्या होता है, कोशिका विभाजन की स्टेज, ध्यान से समझना। G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। ठीक है, G1S और G2। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपना एस फेज। ठीक है, एस फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। कौन सी फेज होती है, ये होती है आपकी सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि डीएनए का संश्लेषण इसी अवस्था में होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है, एस फेज में होता है। ठीक है, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज होती है। ठीक है, इस फेज की इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, किसमें, इस फेज की इंटरफेज में, इस फेज की इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। अब यार डीएनए पता है कितना ढेर सारा पाया जाता है, डीएनए पैकेजिंग पढ़े हमने, देखा इतना लंबा डीएनए। ठीक है, पूरा खुलेगा नहीं कोशिका के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है, थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है, थोड़ा थोड़ा बनता जाता है। किस तरीके से बनता है ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहां तक क्लियर है, बताइए यहां तक सभी को क्लियर है, बोलिए। ठीक है, जब आपका ये डीएनए है, क्या है, ये डीएनए है, देखना अभी को, जब इस डीएनए में इसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन की अवस्था आई। ठीक है, कोशिका विभाजन हुआ और कोशिका पहुंच गई आपकी कहां पर, एस फेज पर। ठीक है, ये सेल है और ये सेल कहां पहुंच गई, एस फेज पर पहुंच गई। जब ये सेल एस फेज पर पहुंच जाएगी तो वहां पर डीएनए का विभाजन होगा। ठीक है, ये एक डीएनए दो डीएनए बनाएगा, ये बनाया, ठीक है, और एक आपका ये बनाया। ठीक है, क्या किया, यही एक डीएनए दो डीएनए का निर्माण कर लिया। लेकिन यहां पर जो हमारे वॉटसन और क्रिक साहब ने बताया वो समझने वाली बात है। वॉटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, यानी कि वो होता है अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी का मतलब उन्होंने ये बताया कि ये जो पौत्रिक डीएनए है, ठीक है, जिसको हमने बोला पेरेंट डीएनए, ठीक है, बोलता है पेरेंट डीएनए ही डॉटर डीएनए में जाता है। ठीक है, पेरेंट डीएनए ही डॉटर डीएनए में जाता है। अर्धसंरक्षी प्रकार का मतलब यही हुआ आपका। ठीक है, समझ रहे हो, यहां पर जो दो रज्जुक हैं, क्या है,
दो रज्जुक आपके यहाँ पर जो देखने को मिले हैं उसमें से एक रज्जुक एक डीएनए में जाएगा और दूसरा रज्जुक दूसरे डीएनए में जाएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, अब ध्यान से देखना। ये भाई क्या खुल गया? हमको ये नहीं चाहिए, है ना। सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी प्रकार का हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये डीएनए है, ध्यान से देखना, रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं, ठीक है। इस डीएनए में जब जब रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है यहाँ पर, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मतलब इसका जब द्विगुणन होता है, क्या होता है, द्विगुणन होता है, तब देखो ये डीएनए क्या करता है, यही डीएनए आधा आधा टूट जाता है, ये टूटा ये टूटा, ठीक है। ये एक नया हेलिक्स जुड़ा इसके साथ और ये एक नया हेलिक्स जुड़ा। ये देखिए इस तरह इसमें बताया गया सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का, मतलब देखो इसका यदि ये ए वाला हेलिक्स है, यदि बी वाला हेलिक्स है, तो ए वाला हेलिक्स ऊपर चला गया इसमें और बी वाला हेलिक्स किसमें आ गया, नीचे आ गया। ए वाला हेलिक्स आपका 5-2 कितना है, 3 है, तो ये ए हेलिक्स 5-2 3 यहाँ आ गया और ये 3 है, ये 5 है, तो ये बच्चों 3-2 5 आपका यहाँ चला गया, ठीक है। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी कि इन्होंने वाटसन और क्रिक ने सिर्फ बताया, ध्यान रखना प्रयोग नहीं किया, वाटसन एंड क्रिक ने सिर्फ बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए का द्विगुणन, समझ रहे हो। इन्होंने ये बताया, एनसीईआरटी ने एक चीज लिख करके रखा है कि इन्होंने बताया कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। दोनों रज्जुक क्या होते हैं, अलग होते हैं और टेम्पलेट रूप पे कार्य करते हैं और नए रज्जुक का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए रज्जुक का ये निर्माण करते। प्रतिकृति रेप्लिकेशन के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है, ठीक है, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पौत्रक और एक नई निर्मित रज्जुक होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक डीएनए किसका है, पेरेंट का है, ध्यान से देखना, और एक क्या है, एक न्यू है, न्यू हेलिक्स है, और एक पेरेंट का हेलिक्स है। बताओ देख रहे हो कि नहीं, इसमें ये रेड वाला क्या है, ये पेरेंट का डीएनए है, यहां से आया ना, बताइए पेरेंट डीएनए है, और ये क्या है आपका ब्लू वाला, ये न्यू डीएनए है, न्यू हेलिक्स है ना, है ना सिंपल, बताओ है ना सिंपल। ये इसी को सिर्फ वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ बताया था, ठीक है, क्या किया था, बताया था। अब इसमें रेप्लिकेशन होता कैसे, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। हमारे पास ये है डीएनए, ठीक है, ये है अपने पास 5 ये है 3 ये है 3 ये है 5, ठीक है। यहाँ पर अपने पास है एडनिन, यहाँ पर है थाइमिन, यहाँ पर अपने पास है ग्वानिन और यहाँ पर है साइटोसिन। यहाँ पर साइटोसिन, ठीक है, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर आपका एडिनिन, ठीक है, यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, नीचे हुआ थाइमिन, ठीक है। ये आपका डीएनए रज्जुक है, ठीक है, डीएनए है, डुअल हेलिक्स है। अब ये डुअल हेलिक्स क्या होता है, सीधा होता है। कैसे होता है डुअल हेलिक्स, सीधा हो गया, ये देखिए, ये जब सीधा हुआ तो पूरा सब कुछ सीधा सीधा लग गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, हाँ 6 हो गया। चलो इनको अरेंज कर देते हैं, लाइन से लगाते हैं। ये इधर क्या है, ऊपर है एडेनिन, फिर ग्वानिन, फिर थाइमिन, साइटोसिन,
ग्वानिन और एडेनिन। ठीक है, एडेनिन है, थाइमिन आया, साइटोसिन आया, एडेनिन आया, ग्वानिन आया, साइटोसिन आया, थाइमिन आया। ये डीएनए के रज्जु क्या हुए, सीधे हुए। ठीक है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बताइए? आपको पता है ना कि इनके बीच में है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं? मैंने बताया था ना, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, अब इसके बीच के जो बॉन्ड है ये क्या होंगे, ये ब्रेक होंगे। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल की एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हमारे केंद्रक के अंदर, कहां पर, केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में कुछ हमारे पास 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। कहां पर, केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड देखने को, नॉट टाइड, साइड देखने को मिल, न्यूक्लियोटाइड, हाँ न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं, जो है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर। ठीक है, जैसे आपका पहला हुआ एडेनिन, दूसरा हुआ थाइमिन, तीसरा हुआ ग्वानिन, चौथा न्यूक्लियोटाइड हुआ साइटोसिन। ठीक है, अब देखना, अब देखना, ये ए नंबर था, ये क्या था आपका बी नंबर। डीएनए सीधा हुआ और डीएनए क्या हुए, ब्रेक हुए। जब डीएनए ब्रेक हुआ तो ऊपर वाला रज्जुक अपना ये है, देखना, पहले ऊपर वाला रज्जुक बनाते हैं, ऊपर वाला ये है और नीचे वाला का अपना यहां बना देते हैं। इधर ही बनाते हैं, ये ऊपर वाला हुआ, ये नीचे वाला हुआ। ठीक, अब देखो ऊपर वाले को लिख देते हैं। ऊपर वाले में क्या क्या है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले में क्या है, एडेनिन है, फिर क्या है, ग्वानिन है, फिर थाइमिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर एडेनिन। ठीक है, ऐसे करके नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। ठीक है, इनको लगाना है अपने से सॉरी, क्यों गिर गए भाई। नीचे इधर क्या है, थाइमीन है, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, थाइमीन की जगह एडेनिन, नीचे क्या एडेनिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। अब क्या होता है, अब ये जो केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, अब ये न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए से आकर के क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए से आकर के जुड़ेंगे। तो अब एडेनिन है तो क्या जुड़ा, थाइमीन आके जुड़ा, ये देखिए ये बनाया थाइमीन। ग्वानिन है तो क्या जुड़ा, यहां से साइटोसिन भाग के आया, बिल्कुल ये देखिए साइटोसिन जुड़ा। फिर थाइमीन है तो फिर एडेनिन वाला भाग के आया, जुड़ा इधर को। फिर इधर साइटोसिन है, फिर इधर ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ा। साइटोसिन है तो फिर इधर आपका क्या जुड़ा, ग्वानिन है तो साइटोसिन वाला न्यूक्लियस भाग के आया। एडेनिन है तो थाइमीन वाला आया, ये देखो। अब ये सब आपस में मिल गए, ये देखो। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला वाला हेलिक्स कैसे है, ये पेरेंट हेलिक्स है, पेरेंट डीएनए है। नीचे वाला हेलिक्स कैसा है, ये न्यू डीएनए है, क्या है, न्यू डीएनए। अब देखो सेम टू सेम ऊपर वाली संरचना बना लिया कि नहीं, ये ऊपर वाली जो बी वाली संरचना बनाया कि नहीं। अभी इसको देखना, नीचे वालों को देखो, एडेनिन है, थाइमीन है तो क्या आया, एडेनिन आया, एडेनिन आया। ठीक है, साइटोसिन है तो क्या आएगा, ग्वानिन आया। ठीक है, अब अगर इधर क्या है, इधर अपना एडेनिन है तो क्या आएगा, थाइमीन आएगा। इधर साइटोसिन है तो क्या आएगा, साइटोसिन है तो क्या आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा ऊपर की तरफ, साइटोसिन है तो ऊपर की तरफ आएगा ग्वानिन। ठीक है, इधर थाइमीन है तो क्या आएगा, इधर थाइमीन है तो आएगा एडेनिन, क्या आएगा, एडेनिन। अब ये एक नया हेलिक्स और बन गया, ये देखो। दोनों हेलिक्स को मिलाओ, इस हेलिक्स से मैच कर रहे हैं कि नहीं, बी वाले से, या फिर ए वाले हेलिक्स से मैच कर रहे हैं कि नहीं, बताइए, मिलाइए। इसका ये वाला भी आपका क्या है, इसका ऊपर वाला जो रेड वाला है, ये भी न्यू हेलिक्स है।
और नीचे वाला जो ब्लू से बना ये क्या है, पेरेंट हेलिक्स है। क्या है, पेरेंट हेलिक्स है। अब इसके बाद ये डीएनए क्या होगा, ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर, ये हुआ हमारा सेकंड नंबर। अब ये डीएनए रोटेट हो जाएगा, ये देखो रेप्लिकेट हुआ फिर रोटेट हो गया, घूम गया उसी में, घूम के फिर ये देखो। इसका मतलब होता है यही नाइट्रोजिनस बेस जो मैंने आपको लिखा यहाँ पे बताया है ना। आपसे क्वेश्चन है, बताओ दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है ना। डीएनए पैकेजिंग में मैंने आपको पढ़ाया है, कितनी होती है डिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो इस तरह होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए एक डीएनए है, इसमें जो जानकारी थी बिल्कुल सेम डीएनए यहां पर बन गए दो, बिल्कुल सेम। मिला लो नाइट्रोजिनस बेस, ये वाला डीएनए मिलाओ, ये वाला डीएनए इस नाइट्रोजिनस बेस से मिलाओ, बिल्कुल सेम डीएनए बना। ठीक है, अगर इस वाले डीएनए में कोई अनुवांशिक सूचना रही होगी, ठीक है, कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल रही होगी, मतलब रहती है, जो भी इस डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन दोनों डीएनए में भी है। ठीक है, वही सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन दोनों डीएनए में भी है। अगर ये डीएनए आपका प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार था तो नीचे वाले डीएनए भी प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि दोनों डीएनए समान हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। बताओ डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको आप लोग जल्दी से बनाइए अपने कॉपी में, जल्दी से, है ना, सभी लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, कोई मस्ती नहीं करेगा। तो हमें पता चल गया कि जो डीएनए होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको एक न्यू स्ट्रैंड देखने को मिलता है, एक पुराना स्ट्रैंड यानी कि पेरेंट डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने समझ गए। आधा भाग हमको जनक का देखने को मिल जाता है नए वाले में और आधा भाग नया बनता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ सिर्फ समझना, सिर्फ वाटसन और क्रिक ने इसको बताया था। ठीक है, बताने के बाद कोई मान थोड़ी ना लेता है आसानी से। मानने के लिए क्या किया गया, जैसे एक इमेज होगी आपको, ये देखिए बहुत सुंदर इमेज है, आपको कलर कॉम्बिनेशन भी दिख रहा होगा, ये डीएनए है। ठीक है, क्या है बच्चे, ये डीएनए है। ठीक है, इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। जब इसका रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है, तो अपने को देखने को मिलता है, एक हमको ओल्ड वाला देखने को, ठीक है, एक हमको ओल्ड स्टैंड देखने को मिला, ओल्ड स्टैंड, ये देखो ब्लू वाला। ठीक है, और ये येलो वाला कैसा है, येलो वाला अपना है न्यू स्टैंड। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी, क्या बोलते हैं, अर्ध संरक्षी, है ना। इतनी बार तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये दिमाग में घुसा रहे, भूले ना, कि भूल जाओ तुम, है ना, क्योंकि तुम लोग भूलते भी बहुत हो। ठीक है, चलो अब देखो, इन्होंने सिर्फ बताया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब क्या होगा इसका, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, अब हमको प्रूफ करके जो है दिखाना है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है उसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, उसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेसेल्सन एंड स्टेल। क्या नाम था, मेसेल्सन एंड आपके स्टेल। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टेल ने क्या किया था, ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टेल या फिर स्टाल बोलते हैं, स्टाल ने
1958 को ई कोलाई बैक्टीरिया पर 1958 को उन्होंने लिया एक ई कोलाई बैक्टीरिया और उसी पर एक प्रयोग किया और प्रयोग करके इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, अर्धसंरक्षी होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, टेलट। ठीक है, क्या आते हैं, टेलट। ठीक है, टेलट ने भी सेम समय पर 1958 में ही प्लांट में, किसके अंदर, प्लांट में, ठीक है, एक बीन आती है जिसको बोलते हैं फाबा बीन, बीन जो खाई जाती है ना, फाबा बीन, बीन में फाबा बीन के पौधे पर इन्होंने क्या किया, टेलट ने जो है वो किया, यही डीएनए को सिद्ध किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये चीजों को किसने सिद्ध किया, ये सारा कुछ आपको अब पता चल गया। ठीक है, अब अपन लोग पहला देखते हैं कि मेसेल्सन एंड स्टेल ने, ठीक है, कैसे इस बात को बताया। ठीक है, क्या बताया, चलें आगे, बताइए, चलें। ठीक है, मेसेल्सन एवं स्टाल का प्रयोग, ठीक है, ये प्रयोग हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में ये प्रयोग हुआ, और जब भी हम किसी प्रयोग को पढ़ते हैं, समझते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं इस प्रयोग में क्या क्या किया गया, किन किन चीजों को लिया गया जिसके द्वारा ये प्रयोग किया गया। ठीक है, पहला इन्होंने लिया आपका ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को लिया। इस बैक्टीरिया की खास बात यह होती है, इसका जो सेल साइकिल होता है, कोशिका विभाजन मात्र 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 20 मिनट में, यानी कि एक कोशिका थी, 20 मिनट के अंदर इसकी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इसकी खास बात है, अगर इसका एक डीएनए है, कुछ हम लोग फेर बदल करेंगे, 20 मिनट में आपको 2 डीएनए देखने को मिल जाएंगे। देखो 20 मिनट में, मतलब रिजल्ट हमको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दूसरी चीज, एक एलिमेंट को लिया। क्या, एक एलिमेंट को लिया, और वो एलिमेंट है अपना नाइट्रोजन। ठीक है, कौन है, नाइट्रोजन। अब तुम्हें पता है कि डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट डीएनए, नाइट्रोजनी समाचार पाए जाते हैं कि नहीं, बताओ। डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, और इसका सोर्स क्या लिया इन्होंने, कहां से इस नाइट्रोजन को लिया, सोर्स लिया NH4Cl। ठीक है, क्योंकि भोजन के रूप में हम लोग देते हैं, मतलब दिया जाता है भोजन के रूप में, भोजन होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl में जो N है, ठीक है, उन्होंने रेडियो एक्टिव नहीं किया, किसी भी पदार्थ को याद रखना, रेडियो एक्टिव तो इन्होंने किया ही नहीं। जो एक N है, N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है ना। अगर 14 है तो ये कैसा है, ये आपका सामान्य नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन अगर N 7 है और परमाणु भार जो है 15 है, ठीक है, तो ये आपका भारी नाइट्रोजन हुआ, सामान्य नहीं हुआ, भारी नाइट्रोजन हुआ। कैसा हुआ, भारी नाइट्रोजन हुआ। ठीक है, और जब परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, तो हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, ये
समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते है ना, समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या, अब इस चीज को समझते हैं। इसको देख लिया आपने, देख लिया, अब देखते हैं। इन्होंने एक कल्चर किया और उसमें ई कोलाई को डाला, को डाला, ई कोलाई बैक्टीरिया को उस कल्चर में डाला, डाल दिया, डाल दिया, क्लियर है, तुम लोग भी डाल दो अगर तुम्हारे पास है तो। ठीक है, इस प्लेट में उस ई कोलाई के लिए न्यूट्रिशन दिया, खाने को दिया, क्या दिया, खाने को दिया भाई, भोजन वगैरह सारी चीजें दिया। ठीक है, इसी ई कोलाई में। और इसमें डाला क्या, इसमें इन्होंने न्यूट्रिशन के तौर पर इन्होंने किया N15, किसको यूज किया, N15। ठीक है, N15 कैसा है बताइए, N15 कैसा है, अभी मैंने बताया ना कैसा है, बताओ ये क्या है, N15 कैसा है, भारी वाला है नाइट्रोजन ना, भारी वाला नाइट्रोजन है ना, हैवी है ना, हैवी है ना। तो इसमें इन्होंने क्या डाला, इसमें इन्होंने डाला N15। ठीक है, क्या डाला इसमें, N15 को इन्होंने यूज किया। ठीक है, और कहां से, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है NH4Cl, यानी कि N15 NH4Cl वाला इसको खाने को दिया ई कोलाई को, है ना, इसके डीएनए में गया भाई। जब इसके डीएनए में N15 गया तो रिजल्ट हमको देखने को मिला 20 मिनट। कब देखने को मिला हमको, हमको रिजल्ट 20 मिनट में देखने को मिला। 20 मिनट में जब रिजल्ट इसका देखने को मिला, इस पे जो हमको डीएनए बना, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन दिखा, वहां पर N15 ही नाइट्रोजन था। ठीक है, वहां पर जो डीएनए का नाइट्रोजन था वो N15 वाला ही मिला। ठीक है, 20 मिनट में जब हमने प्रयोग करके देखा तो N15 वाला ही हमको देखने को मिला। अब प्रयोग में क्या हुआ, जो हमको ई कोलाई बैक्टीरिया मिला था का डीएनए कैसा था, N15। ठीक है, ये हुआ हमारा ए नंबर एक्सपेरिमेंट। अब यही एक्सपेरिमेंट होता है बी नंबर। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन एक कल्चर लेते हैं। अब इस वाले ई कोलाई को, इसको, इस ई कोलाई को जिसका डीएनए कैसा है, N15 वाला है, इस ई कोलाई को इसमें डालते हैं। ठीक है, अब इस ई कोलाई को जब डालें का डीएनए कैसा है, N15 वाला है आपका ई कोलाई, समझना, बिल्कुल समझ गए, अब समझ गए, है ना। लेकिन अब इसमें इन्होंने सोर्स क्या दिया, खाने को इसको क्या दिया, वो दिया N14। ठीक है, यानी कि नॉर्मल नाइट्रोजन इन्होंने दिया। सोर्स क्या है, NH4Cl, N14 NH4Cl सोर्स दिया। ठीक है, इतना दिया। जब इसको दिया तो जब इसको NH14 वाला ये खाने को दिया, ये ई कोलाई क्या करेगा, फिर ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो करेगा तो इसके डीएनए में फिर से कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और फिर जब अपन ने देखा कब, 20 मिनट ये वाले में देखा, 20 मिनट ये, यानी कि 40 मिनट बाद जब अपन ने इस ई कोलाई को निकाला और इसका डीएनए अपन ने देखा, तो इसका डीएनए अपन को पता है कैसा देखने को मिला, अपने को देखने को मिला ऐसा। ये देखो, अपने को कुछ ऐसा डीएनए देखने को मिला। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है N15 की, नाइट्रोजन 15। ठीक है, जो हैवी है। और रेड वाली लाइन कैसी है, वो है N14 की। ये कैसी है, N14 की, और ये कैसी है, N15 की। ठीक है, यानी कि आधा डीएनए इसका कटा, क्या हुआ, आधा कटा और आधा आधा दोनों अलग हो गए, और दोनों ओल्ड स्टैंड मिल करके एक नया स्टैंड बनाया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक डीएनए था, लेकिन यहाँ पे कितना डीएनए है, 2 डीएनए, ये N14 वाला और इधर कैसा है, N15 वाला। ठीक है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, यानी कि इस डीएनए का आधा भाग इस वाले डीएनए में गया ऊपर वाले में, और इस डीएनए का आधा भाग नीचे वाले डीएनए में गया। ठीक है, ये हुआ आपका 20 मिनट में अपन को ये चीजें देखने को मिल गया। ठीक है, क्या देखने को मिला बताओ बताओ। 40 नहीं होगा भाई, इस डीएनए को ग्रो कराया ही तो होगा। ठीक है, 20 मिनट में अपने को ये सारी चीजें देखने को मिल गई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या किया, अब ये जो ई कोलाई है, क्या है ये जो ई कोलाई है, इस वाली कल्चर प्लेट में हमने N14 ही दिया था। क्या दिया था? N14 ही दिया, N15 तो दिया नहीं, नाइट्रोजन 15 हैवी वाला तो दिया नहीं। ठीक है, फिर इन्होंने तीसरा कल्चर एक कराया, और फिर तीसरे कल्चर में इन्होंने क्या दिया, N14 दिया। क्या दिया? N14 दिया। ये तीसरा कल्चर है। जब इन्होंने N14 दिया, ये दो केंद्रक थे, दो डीएनए थे, इससे 4 डीएनए बनेंगे। ठीक है, जब इससे ई कोलाई बाहर निकला आया तो वहां पर हमको 4 डीएनए देखने को मिले। ठीक है, 1 2 3 और 4। ये देखिए यहां पर क्या देखने को मिला, ध्यान से समझना। यहां पर हमें देखने को मिला कि 2 डीएनए, ठीक है, 2 डीएनए ये ऊपर वाले जो दोनों डीएनए थे, ये हैं आपके, ये हैं N14 वाले। कैसे हैं? ऊपर के दोनों डीएनए N14 वाले हैं, और नीचे का एक है आपका N15 हैवी वाला के दोनों में, और एक है, और एक स्टैंड कैसा है, एक स्टैंड N14 वाला। ठीक है, तो जो आपके वैज्ञानिक मेसल्सन और स्टाल थे, मेसल्सन और स्टाल ने अब ये बोला कि देखो हमने जो बी कल्चर कराया था, दूसरे नंबर पर कल्चर कराया था, बी नंबर के कल्चर पे हमने क्या दिया, हमने दिया था N14। ठीक है, हल्का नाइट्रोजन दिया था, सामान्य नाइट्रोजन दिया था। ठीक है, और हमने सी नंबर पर भी N14 ही दिया। तो हमको इस सी नंबर पर जब हमको रिजल्ट मिला, तो वो रिजल्ट में N15 कहां से आ गया, N15 कहां से आया? तब इन्होंने बताया कि ये सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का डीएनए होता है, यानी कि इसके लक्षण जो ई कोलाई में सबसे पहले N15 था उसके पास, वो लक्षण यहां पर उसने दिखाया। उसने बताया कि जो उनका जनक है, ठीक है, उसका जो पेरेंट डीएनए है वो N15 वाला है। ठीक है, इस चीज को इसने बताया, और इस चीज को जो है मेसल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग देखिए, यहां तक क्लियर है? बताइए, इसको बनाइए। ये आपकी F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, और ये है आपकी F3 जनरेशन, ये F1 है। ठीक है, चलिए, अब इसने क्या किया, वो जो है मेसल्सन एंड स्टाल ने, बड़ा अजीब नाम है, मेसल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है अपकेंद्रण। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने देखा पहले नंबर पे, या F1 जनरेशन पे देखा कि हमने इसको दिया था N15। क्या दिया था? N15। N15 कैसा होता है? हैवी नाइट्रोजन था। कैसा नाइट्रोजन था? ये था अपना हैवी नाइट्रोजन। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चे टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, और वो टेस्ट ट्यूब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने आसानी से देखा होगा, आप लोग खून चेक करवाने के लिए जाते हैं, तो जब आपका ब्लड निकाल लेते हैं ऐसे डॉक्टर, फिर उसको एक डिब्बा में डालता है ना, डिब्बी में डालता है ना, सीसी में,
छोटी शीशी रहती है उसमें डाल देता है, ठीक है। देन हाँ वही होता है। तो यहाँ पर जब सेंट्रीफ्यूज किया तो भारी चीजें क्या होती है, जाहिर सी बात है नीचे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर भारी चीजें तली में बैठ गई, ठीक है। यानी कि जितना भी हैवी था, कौन हैवी था, N15 वाला हैवी था। N15 वाला जो डीएनए जिसमें था वो नीचे बैठ गया, देखो, ठीक है। N15 वाला डीएनए भारी था, वो नीचे बैठ गया, ठीक है। ये F1 पीढ़ी की बात थी। कब की बात थी, F1 पीढ़ी की, मतलब बहुत पुराने जमाने की। हाँ, अब बात करते हैं F2 पीढ़ी की। F2 पीढ़ी में इन्होंने N14 दिया, यानी कि क्या दिया, इन्होंने दिया लाइट नाइट्रोजन। जब इन्होंने F2 पीढ़ी में लाइट नाइट्रोजन दिया तो इन्होंने क्या देखा टेस्ट ट्यूब में, ध्यान से समझना, इन्होंने ये देखा कि जो डीएनए है वो नीचे नहीं बैठा, डीएनए तली पे नहीं बैठा। N15 वाले के गुण आ गए किस में, N14 में आ गए, और डीएनए तली पर नहीं बैठा, ठीक है। डीएनए आपका बीच में बैठा, कहां पर बैठा, डीएनए आपका बीच में बैठा, मध्य में, मिडिल में, ठीक है। डीएनए आपका कहां बैठा, डीएनए आपका मतलब कैसा बोले, मीडियम साइज का था, है ना, मीडियम हुआ, मीडियम, ठीक है। कैसा था आपका डीएनए इसमें देखने को मिला, मीडियम बैंड हमको देखने को मिला, मीडियम बैंड। मीडियम बैंड मतलब मीडियम साइज का था, क्यों, क्योंकि इस डीएनए में एक आपका N14 वाला, एक देखो एक कैसा है, ये है आपका N14 वाला, और ये कैसा है, ये है आपका N15 वाला, है ना। एक तरफ है नाइट्रोजन 14 और दूसरी तरफ है नाइट्रोजन 15, ठीक है। तो भारी भी नहीं है, हल्का भी नहीं है। अगर N15 वाला होता तो ये भारी हो गया था, नीचे बैठ गया था। लेकिन सेकंड कंडीशन में अपन ने देखा कि ये भारी भी नहीं है, हल्का भी नहीं, इसलिए ये मीडियम बैंड हुआ, ठीक है। यानी कि टेस्ट ट्यूब के थोड़ा सा ऊपर ये जा करके बैंड हो गया, बैठ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब होता है थर्ड पीढ़ी, F3 पीढ़ी, F3 जनरेशन। F3 जनरेशन में भी नाइट्रोजन 14 ही दिया गया, है ना। N14 यानी हैवी, सॉरी लाइट वाला दिया गया। जब लाइट वाला दिया गया तब यहाँ पे देखा गया कल्चर, वो सॉरी इसमें टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में सर अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब इसमें टेस्ट ट्यूब में ये देखा गया इसमें दो बॉन्ड बने, एक बना सबसे ऊपर, है ना, और एक बना बीच में। जो सबसे ऊपर बॉन्ड बनता है वो तो आपको पता ही है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बिल्कुल हल्का, ठीक है, बिल्कुल हल्का, जो लाइट बैंड हुआ, लाइट बैंड, वो सबसे ऊपर बैठ गया। और बीच में कौन सा हुआ, जो मीडियम बैंड हुआ, ठीक है, जो मीडियम बैंड हुआ वो बीच में बैठ गया, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया कि जो आपका मीडियम बैंड है, मीडियम बैंड तो ये वाला है ना, मीडियम बैंड में एक स्टैंड है N14 और एक है N15, इसमें मीडियम बैंड में। और लाइट बैंड में क्या देखने को मिला, लाइट बैंड में देखने को मिला हमारा N14 और N14, ठीक है। नाइट्रोजन 14 और 14 हमको सिर्फ और सिर्फ हमको लाइट बैंड में ही देखने को मिला, ठीक है। इसीलिए ये लाइट था, हल्का था। नाइट्रोजन वाला कैसा था, ये हल्का था ना N14, जब ये लाइट था तो ऊपर ही बैठा, ठीक है। लेकिन N14 के साथ जब N15 मिला, हैवी वाला मिला, तो वो आकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठा सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है। तो ये अब जो है इसमें क्वेश्चन आ गया कि बताओ ये तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी तक हमने N15 हमने दिया ही नहीं, ये N15 आया कहां से आखिरकार, ये जो अपना N15 है ये आया कहां से,
हमने यहाँ पर भी देखो N15 नहीं दिया है, N14 दिया है, यहाँ पर भी N15 नहीं दिया है, N14 दिया है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये N15 कहाँ से आ गया, ये N15 कहाँ से आया? तब बताया गया कि भैया डीएनए होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का, सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, अर्ध संरक्षी का मतलब हुआ कि जो इसका डीएनए था, F15 का डीएनए था, के जो स्टैंड थे वो यहां पर हमको देखने को दें। ठीक है, मेथेल्सन और स्टाल ने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं, सेमी कंजर्वेटिव ही होता है ना, उसका नेचर तो है ही है। खैर ये देखो, ये इमेज आपके एनसीईआरटी में बना है। पहला क्या लिखा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया इसका। ठीक है, तो N15 वाला डीएनए हमको देखने को मिला। ठीक है, यहां पर देखो हैवी डीएनए देखने को मिला। ठीक है, जब हमको हैवी डीएनए यहां पर फर्स्ट में देखने को मिला, यानी कि N14 और N15 दोनों डीएनए देखने को मिले। यहां पर देखो, जैसे N15 का था, यहां पर N14 और N15 देखने को मिला ना। ठीक है, ये था आपका। फिर 20 मिनट बाद जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो ये देखो लाल वाला डीएनए हमको यहां देखने को मिला, है ना। ऊपर ये देखो रेड वाला, ग्रीन वाला अलग। रेड वाला जो है वो है N15 डीएनए। कौन सा है वो, N15 डीएनए ही है। ठीक है, ये हाइब्रिड हो गया। देखो N14 और N15 कैसा हो गया बच्चे, हाइब्रिड हो गया। और ये हाइब्रिड आपको बीच में दिखा, कहां पर दिखा, बीच में दिखा। ठीक है, ये हैवी है ना, ये N15 और N15 दोनों है। ठीक है, ये हैवी है, ये हाइब्रिड हो गया, हमको बीच में दिखा। ठीक है, मीडियम में। फिर इसके बाद जब आपकी सेकेंड जनरेशन आई, हाँ यार ठीक है, इधर ही देख लो, जनरेशन सेकेंड। ठीक है, हमने उसको फर्स्ट जनरेशन नहीं माना, सेकेंड जनरेशन आई तो यहां पर ये रेड वाला डीएनए दो डीएनए में देखने को मिला। ठीक है, कौन सा था, N14। N14 नहीं था यार, ये गलत लग रहा है, ये ग्रीन वाला N15 था। एक सेकंड ना, वेट पे। ठीक है, देखो ये N14 था, कौन सा, ग्रीन वाला। यहाँ पर जो हमको ग्रीन वाला था N14 था, तो यहाँ पर N15 वाला डीएनए जो था, है ना, जो हैवी डीएनए था वो दो में देखने को मिला, बाकी दोनों में N14 ही देखने को मिला। ठीक है, कैसा देखने को मिला, N14। ये इसमें दो बॉन्ड दो बने। ठीक है, पहला जो हल्के वाले थे N14 और N14 वाले, ये वाले, और नीचे एक मीडियम में बना N14 और N15 वाला। ठीक है, ये चीजें इसमें, ये क्रिया इसमें हुई है। डन। और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए में जो आपका ये होता है, प्रतिलिपिकरण होता है, प्रतिकृति होता है, वो अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके जो है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और तो आप लोग इसको देख ही लिए हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।